तो इसी एक के दिन साथ ये टाचू पार्ट पौधों को खत्म होता पानी है। दे रहा होता है। अगर वीडियो तभी दो पसंद पुलिस आई वाले हो उसे तो दूर से लाइक और देखते हैं सब्सक्राइब और जरूर सोचते करना। हैं कि वह कुछ मिलते हैं इलीगल अगले पौधे पार्ट उगा में। रहा है। तब तक के लिए थोड़ी बाय देर बाय। बाद वह टचसू को एक सस्पिशियस सा ब्रीफ केस लेकर घर से निकलते देखते हैं तो दोनों उसका पीछा करते हैं। मौका देखकर वह देखते हैं कि टचसू एक छोटा सा पैकेट मासा को दे रहा है। ऑफिसर सबूत इकट्ठा करने के लिए उनका पीछा करते करते एक बंद दुकान तक पहुंच जाते हैं। एक ऑफिसर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। सोचता है कि शायद ये लोग कोई इलीगल काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर तो चेयर लेडी का बर्थडे चल रहा होता है। जो छोटा बैग उन्हें सस्पिशियस लगा था उसमें तो बस कुछ बेसल लीव्स थी और जो सूटकेस उन्हें पैसों से भरा लगा था उसमें सिर्फ एक सेंटेड वॉश था बर्थडे गिफ्ट के तौर पर। वहीं थग लीडर जिसकी टांगे टाचू को देखकर कांपी थी, वो इस बात से शर्मिंदा होकर अपनी टांगों की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो सप्लीमेंट्स लेता है ताकि अगली बार टाचू को देखते ही उसकी टांगे ना कांपे। लेकिन जब टोरा बदला लेने बाहर निकला तो दूर से ही टाचू को देखते ही उसके पैर फिर से लड़खड़ा गए और वह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। टत्सू आजकल बहुत एक्टिव रहने लगा था। वह मोहल्ले की हाउसवाइफ्स के साथ मिलकर वॉलीबॉल खेलने लगा था। उस दिन हाउसवाइफ्स की टीम का मैच दूसरी टीम से था, लेकिन उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वहां बेयर टीम भी होगी। ये लोग असली वाले गैंगस्टर थे। मैच शुरू होता है और सब के सब मिलकर पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन बेयर टीम भी जमकर टक्कर देती है और दोनों टीमें बराबरी पर चलती रहती हैं। आखिर में बेयर टीम जीत जाती है। टेसू घुटनों पर बैठकर हार की पूरी गलती खुद पर ले लेता है, लेकिन बेयर टीम का लीडर आगे बढ़कर उसे उठाता है और बताता है कि मैच बहुत बढ़िया था। अंत में दोनों टीमें एक दूसरे को बधाई देती हैं और साथ में फोटो भी खिंचवाती हैं। शाम को मकू काम से लौट रही होती है। तभी वह देखती है कि उसका पति टाचू मीट वाले से किसी तरह की डील टाइप बात कर रहा है। थोड़ी देर बाद दोनों घर की तरफ निकलते हैं, लेकिन उससे पहले टाचू अलग अलग दुकानों पर रुकने की बात करता है। मकू समझ ही नहीं पाती कि चल क्या रहा है, क्योंकि टाचू और दुकानदार लोग ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई गुप्त मिशन चल रहा हो। मिशन पूरा होने के बाद टाचू बताता है कि वो अलग अलग दुकानों से स्टैंप इकट्ठे कर रहा था। एक लकी ड्रॉ के लिए दोनों लॉटरी बूथ पहुंचते हैं। मकू को पहला इनाम बहुत अच्छा लगता है, हवाई ट्रिप, और दूसरा इनाम भी एक बड़ा टीवी। लेकिन टाटसू की नजर सिर्फ तीसरे इनाम पर होती है। एक वैक्यूम क्लीनर। आज आखिरी दिन था और टाटसू अपनी 10वीं कोशिश में ये इनाम जीतना चाहता था, लेकिन घुमाने के बाद उसे 5वां इनाम मिलता है, एक छोटा सा प्यारा सा प्लश टॉय जो मकू को एकदम पसंद आ जाता है। भले ही टाटसू लॉटरी में हार गया हो, वो प्राउडली कहता है कि उसने जीत हासिल कर ली, क्योंकि मकू मुस्कुरा रही थी। उसकी यह चीजी बात सुनकर मकू उसे सड़क पर ही मुक्का मार देती है। अचानक मकू के पेरेंट्स घर आने की खबर दे देते हैं, जिससे वह थोड़ी टेंशन में आ जाती है, लेकिन टाचू उसे भरोसा दिलाता है कि वह सब संभाल लेगा। जैसे ही उनके माता पिता घर पहुंचते हैं, टाचू चाय नाश्ता लेकर आता है जो उसने खुद बनाया था। उसकी सास उसकी हाउसकीपिंग स्किल से इंप्रेस हो जाती है और उससे खाना बनाने की रेसिपी सीखने लगती है। टचसू का ससुर इंट्रोवर्ट था। वो बात करना चाहता था, पर शुरू कैसे करें समझ नहीं पा रहा था। काफी देर बाद उसे एक टॉपिक सूझता है, लेकिन टाचू उसकी बात का मतलब ही नहीं समझ पाता। आखिर में ससुर उसे कैच बॉल खेलने पार्क ले जाते हैं, क्योंकि अगर उसका बेटा होता तो वह उसके साथ खेलता। लेकिन टाचू खेल समझ ही नहीं पाता। गेंद वापस फेंकने की जगह वह कुत्ते की तरह दौड़कर हाथ में गेंद पकड़ा लेता है। ससुर हार मान लेते हैं और फिर सही तरह से पकड़ छोड़कर तरीका बताते हैं, लेकिन पहली ही बार में टासू इतना जोर से गेंद फेंकता है कि ससुर झटके से पेड़ से जा टकराते हैं, पर साथ ही वह उसकी ताकत से एकदम प्रभावित भी हो जाते हैं। शाम को मिकू घर आती है और देखती है कि टॉकचू हंगामे के बीच बैठा है। वो कहता है कि उस पर पीछे से कोई भटकी हुई गोली चली थी, लेकिन असल में वह गोली नहीं, एक तिलचट्टा था। टक्सू ने कीटनाशक उठाया था, लेकिन उसकी कैन खाली थी। तिलचट्टा अब भी जिंदा था और उड़ने भी लगा था। अब मीकू चुप नहीं रह सकती थी, खासकर जब वह तिलचट्टा उसके प्यारे पुलिस डॉल वाले फिगर पर जा बैठा। ताजसू पूरी कोशिश करता है उसे उड़ाने की, लेकिन वो तिलचट्टा अचानक उड़कर ताजसू की छाती पर ही आकर बैठ जाता है। ताजसू अपनी पूरी हिम्मत दिखाते हुए मीकू से कहता है, जो करना पड़े कर, बस इसे खत्म कर दो। मीकू हिम्मत जुटाती है, एक मोटा अखबार पकड़ती है और पूरी ताकत से तिलचट्टे पर वार करने की कोशिश करती है, लेकिन तिलचट्टे को मारने की जगह सीधे तात्सू के मुंह पर दे मारती है। फिर भी तात्सू डटा रहता है। वह फैसला करता है कि अगर मार नहीं पा रहे तो कम से कम अगरबत्ती जला देते हैं, क्योंकि ऐसे कीड़े खुशबू वाली चीजों से दूर भागते हैं। अब क्रिसमस आ जाता है। तात्सू सा क्लॉज वाला एप्रन पहनकर अपनी गली के बच्चों की क्रिसमस पार्टी में गिफ्ट देने जा रहा होता है। जब वह पहुंचता है, बच्चे मानते ही नहीं कि यह ऐसा है, पर तात्सू कहता है, मुझे इमोर्टल क्लॉज बुलाओ और बताओ इस साल अच्छे थे या शरारती। अंत में गिफ्ट देने की जगह वह उन्हें जबरदस्त खाना खिलाता है, जो बच्चे बहुत मजे लेकर खाते हैं। रात होते ही तात्सू अलविदा कहता है और अपनी शॉपिंग वाली साइकिल पर लौट आता है। इसके बाद तात्सू पार्ट टाइम नौकरी करने एक कॉफी शॉप पर अप्लाई करता है। पहले ही दिन 2 अजीब से कस्टमर आते हैं, 2 गैंगस्टर, एक बूढ़ा और एक जवान। बूढ़ा गैंगस्टर अपने जूनियर को तगड़े बनने की सीख दे रहा होता है, लेकिन जैसे ही दोनों तात्सू को पानी सर्व करते देखते हैं, दोनों घबरा जाते हैं, क्योंकि वह एकदम किसी असली गैंगस्टर जैसा दिखता है। फिर तात्सू उनके लिए एक लट्टे बनाता है, जिस पर प्यारा सा बिल्ली वाला आर्ट होता है। जूनियर को यह क्यूट टच पसंद आता है, पर उसका बॉस उसे डांट देता है कि टफ दिखना चाहिए। जब खाने की बारी आती है, जूनियर ऑमलेट राइस ऑर्डर करता है। तात्सू सर्व करता है और ऊपर सॉस से लिखता है गैंगस्टर। थोड़ी देर बाद बॉस एक स्पेशल स्ट्रॉबेरी डेजर्ट ऑर्डर करता है। इससे पता चलता है कि उसे भी क्यूट चीजें पसंद हैं। डेजर्ट आते ही वह खुद हाथ उठाकर बुलाता है और दोनों बड़ा मजा लेकर सब खाते हैं। कॉफी शॉप छोड़ते वक्त दोनों बेहद खुश होते हैं।
इस पार्ट टाइम से कमाई करके तासू अपनी पत्नी मीकू के लिए तोहफे खरीदता है। मीकू काम से थकी हुई लौटती है। आज तासू उसके लिए एनर्जी बढ़ाने वाला जबरदस्त खाना बनाता है। खाने के बाद वह नींबू और साइट्रिक एसिड से उसके लिए ताज़ा लेमोनेड बनाता है जो थकान में खूब असर करता है। फिर तात्सू उसे आराम देने के लिए मसाज भी करता है। लेकिन ज्यादा पैम्पर होना मीकू को थोड़ा अजीब लगने लगता है। स्ट्रेस तो उसका उतर चुका था, पर वह सब चीजें एक तरफ रखकर सीधे नहाने चली जाती हैं, क्योंकि उसके लिए वही सबसे तरोताजा करने वाली चीज है। उधर तात्सू खुद को भी वैसी ही मसाज और लेमिनेट देकर थोड़ा आनंद ले लेता है। एक दिन जब तात्सू सुपरमार्केट जाता है तो उसकी मुलाकात हिबारी टोरी से होती है, जो उसके पुराने दुश्मन गिरोह की सदस्य थी। वह लेजेंडरी इमोर्टल ड्रैगन को पहचान लेती है, लेकिन अब दोनों एप्रन पहने देखकर माहौल थोड़ा अजीब सा हो जाता है। टोरी गैंग बिखर गया था तो हिबारी और उसके कुछ साथी सुपरमार्केट में नौकरी करने लगे थे, लेकिन हिबारी पूरी जिंदगी आराम से रही थी, इसलिए आम लोगों की छोटी छोटी चीजें उसे समझ ही नहीं आती थी। जैसे कैन को सही ढंग से जमाना या सही लेबल लगाना, वो सब उल्टा पुल्टा कर देती थी। आखिर में तात्सू खुद ही कैंट ठीक से जमा कर उसकी गलती सुधार देता है। बिलिंग पर हिबारी गलती से तात्सू से एक ही सामान के 2 पैसे ले लेती है। जब तात्सू पोलाइटली बोलता है कि एक बार चेक कर लो, तो उसके साथ खड़े साथी तुरंत लड़ने के मूड में आ जाते हैं, लेकिन हिबारी अपनी गलती तुरंत समझ जाती है। वो माफी मांगती है और बिना देर किए ज्यादा लिए हुए पैसे तात्सू को वापस कर देती है। कुछ दिन बाद मासा तात्सू के घर आता है। उसके दिमाग में एक प्लान होता है, तात्सू के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी करने का। दरवाजा खुलता है तो बाहर मीकू होती है। वह खुद को इंट्रोड्यूस करती है। मासा अपना पूरा बर्थडे प्लान बताता है और मीकू बोलती है कि वह भी वही प्लान पहले से सोचकर बैठी थी। दोनों मिलकर सोचते हैं कि क्यों ना साथ में बर्थडे तैयारियां की जाए। मीकू केक के लिए सामान काटना शुरू करती है, लेकिन लगता है उसने पूरा कटिंग बोर्ड ही काट देना है। वो इतना ज्यादा मैदा डाल देती है कि कटोरे से बाहर गिरने लगता है और ऊपर से कुछ खाना भी जल जाता है। आखिर में रसोई का हाल जैसे किसी तूफान से गुजरा हो। दोनों हार मान लेते हैं। जब तात्सू घर लौटता है तो घर की हालत देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वो खुद ही सफाई करना शुरू करता है, सारी सजावट करता है, यहाँ तक कि अपना बर्थडे केक भी खुद बना लेता है। फिर वो अपने अंदाज में एक थोड़े डरावने टोन में हैप्पी बर्थडे सॉन्ग भी गाता है। तब मीकू और मासा अपने अपने गिफ्ट देते हैं। मीकू उसे एक नेकलेस देती है और मासा एक चश्मा। तात्सू दोनों एक साथ पहनकर देखता है और दोनों मान भी लेते हैं कि उस पर दोनों चीजें एकदम फिट लग रही हैं। तभी अचानक तात्सू का पुराना बॉस उससे मिलने आ जाता है। गैंग छोड़ने के बाद यह दोनों की पहली मुलाकात थी। तात्सू बड़े ध्यान से बॉस के कपड़ों पर लगे कुत्ते के बाल हटाता है। फिर बातचीत शुरू होती है। थोड़ी देर में तात्सू बॉस के कुत्ते के लिए एक क्यूट सा स्वेटर निकाल कर देता है। बॉस इतना खुश हो जाता है कि अपने कुत्ते के साथ फोटो खींच लेता है। बॉस असली काम बताने ही वाला होता है कि तभी पड़ोस की कुछ महिलाएं आ जाती हैं। एक औरत बोलती है, आपके कुत्ते की हालत तो कमजोर लग रही है। तुरंत तात्सू एक्शन में आ जाता है। वह वहीं पर कुत्ते के लिए एक जबरदस्त हेल्दी खाना बना डालता है। कुत्ता मजे से सब खा जाता है। सब खुश हो जाते हैं। आखिर में बॉस उसे वापस गैंग में बुलाने की बात बताए बिना ही लौट जाते हैं। जाते जाते बस यही कहते हैं, तातू तू यहीं ठीक है, यही तेरी असली जगह है। एक सुबह तात्सू सुपरमार्केट जा रहा होता है। तभी मीकू घबराकर उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर बोलती है, जल्दी चलो जल्दी। तात्सू समझ जाता है कि मीकू उसे कुछ खास दिखाना चाहती है। असल में मॉल में उसके पसंदीदा एने का लाइव एक्शन कॉस्प्ले इवेंट चल रहा होता है। स्टेज पर कॉस्प्लेयर फाइट सीन एक्ट कर रहे होते हैं। एमसी अनाउंस करता है कि हीरोज के साथ लड़ने के लिए एक बच्चा चाहिए। अंत में बच्चे को उन आइडल्स के साथ फोटो मिलती है। मीकू एडल्ट होने की वजह से भाग नहीं सकती थी, पर तात्सू समझ गया कि उसकी वाइफ की यह कितनी बड़ी तमन्ना है। वह हाथ उठाता है और हैरानी की बात उसी को चुन लिया जाता है। शायद उसके डरावने लुक देखकर स्टेज पर पहुंचते ही सबको लगता है कि तात्सू कोई भारी भरकम लड़ाई वाला मूव करेगा, लेकिन वो लड़ाई रोककर सबसे पहले पूछता है, यह झगड़ा किसने शुरू किया था। फिर शांति से समझाने लगता है कि लड़ाई से कुछ नहीं सुलझता, और तभी वह एक कपड़ा खींचकर हटाता है। नीचे चाय के प्याले सजे हुए होते हैं। वह तुरंत चाय बनाता है और दोनों टीमों को चाय पीकर आपस में शांति से बैठने की दावत देता है। उसका तरीका अजीब था, लेकिन इसी वजह से मीकू का सपना पूरा हो जाता है, अपने पसंदीदा ए आइडल से मिलने का। उधर मासा को नया माइक्रोवेव ओवन मिलता है। वो तात्सू को बुलाता है ताकि उसे सही इस्तेमाल करना सीख सके। तात्सू माइक्रोवेव की नई नई सुविधाएं देखकर बिल्कुल दंग रह जाता है। टेस्ट करने के लिए वह उसमें ब्रेड बनाने का फैसला करता है। तात्सू बड़े जोश के साथ माइक्रोवेव में ब्रेड बनाने लगता है। वो सारे जरूरी सामान इकट्ठा करता है और डो तैयार करना शुरू करता है। गूंजते वक्त वो मासा से बोलता है कि जरा प्लास्टिक रैप ले आओ ताकि डो को आराम करने दिया जा सके। लेकिन रैप ढूंढते हुए मासा एक तार पर पैर रखकर ठोकर खा जाता है और गिरते समय माइक्रोवेव को धक्का लग जाता है। माइक्रोवेव सीधा नीचे गिरता है और टूट जाता है। माइक्रोवेव टूटने के बाद भी मासा तुरंत माफी मांगता है, मगर तात्सू से समझाता है कि कोई बात नहीं। तात्सू फिर चावल पकाने वाला राइस कुकर निकालता है, सेटिंग लगाता है और उसी में ब्रेड बेक करता है। 1.5 घंटे बाद ब्रेड तैयार होता है, और वह भी एक प्यारे से भालू के चेहरे के आकार में। तात्सू ब्रेड को सजाने लगता है और मासा उसे देखकर इतना खुश हो जाता है कि इंतजार नहीं कर पाता। वह जल्दी से ब्रेड का एक टुकड़ा खाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेड बहुत गर्म होता है। उसके हाथ जल जाते हैं और वह गर्म ब्रेड सीधा तात्सू के चेहरे पर फेंक देता है। कुछ समय बाद जब तात्सू बाहर कपड़े सुखा रहा था, तब उसे अचानक पड़ोसी बॉब के घर से धुआं उठता दिखता है। उसे लगता है कि कहीं आग तो नहीं लगी। वो भागते हुए बॉब के घर जाता है, लेकिन पता चलता है कि बॉब घर के अंदर ही बारबेक्यू पर मांस भून रहा है।
बॉब उसे अंदर बुलाता है और तात्सू भी खुशी खुशी मांस खाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही दोनों खाना खाने बैठे, कमरे में इतना धुआं भर जाता है कि खाने की खुशबू भी नहीं आती। मजबूरी में वह दरवाजा खोलकर धुआं निकलने देते हैं और आग बुझाने के लिए पानी डालना पड़ता है, जिससे मांस भी खराब हो जाता है। तात्सू पूछता है कि बॉब घर के अंदर बारबेक्यू क्यों कर रहा था। बॉब बताता है कि उसे घर की याद आ रही थी और अपने देश में पिता के साथ जो बारबेक्यू खाया करता था वही याद करके उसने यहाँ कोशिश की। तात्सू उसे बाहर ले जाता है और कहता है कि चल बाहर ग्रिल लगाते हैं। दोनों मिलकर बाहर परफेक्टली मास्क ग्रिल करते हैं और उसे आराम करने देते हैं। लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और कहती है कि बाहर बारबेक्यू करना गैरकानूनी है। बॉब को उसका पसंदीदा मांस खाने देने के लिए तात्सू पुलिस वाले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब बॉब आखिरकार खाने बैठता है वो खा नहीं पाता क्योंकि मांस इतना कम पका था कि सुशी जैसा लग रहा था। कुछ दिन बाद मिक्कू को अपने ऑफिस वाली दोस्त से फार्म थीम्ड पार्क के 2 टिकट मिलते हैं। वह तात्सू को चलने को बोलती है। पहले तो तात्सू मना करता है क्योंकि उसे लगता है कि यह जगह उनके उम्र के लोगों के लिए नहीं है, लेकिन आखिरकार वो मान जाता है। दोनों पार्क में घूमते हैं, फोटो लेते हैं, जानवरों को खिलाते हैं, अलग अलग अट्रैक्शंस देखते हैं। जब भूख लगती है तो मकू खाने की बात करती है। तात्सू हंसते हुए कहता है कि यहाँ खाना बहुत महंगा होता है, इसीलिए वो पहले से लंच बनाकर लाया है। मकू उसे छेड़ती है और कहती है कि उसे तो लग रहा है तात्सू को यह पार्क उससे भी ज्यादा पसंद आ रहा है। थोड़ी देर मस्ती के बाद तात्सू मान लेता है कि सच में अंडरग्राउंड वाली जिंदगी में उसने कभी ऐसी जगह नहीं देखी और मिकू की वजह से उसे यह मौका मिला है। दोपहर के लिए उनके और भी प्लान होते हैं, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है जो रुकने का नाम नहीं लेती। मायूस होकर दोनों घर लौट आते हैं और उदास मूड में सो जाते हैं। तो इसी के साथ ये पार्ट ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।